हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो यूनिट 4 है, मतलब चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चंस आंसर्स को भी डील कर लिया था, बोर्ड क्वेश्चंस को भी हम डील कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नई यूनिट चालू करने वाले हैं। यूनिट के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले इस यूनिट के दो जो चैप्टर्स हैं, ये जो यूनिट है 5th वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं। एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के ये 5th यूनिट बनी हुई है। सबसे पहले मतलब आज वाले वीडियो क्लास के अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो क्लास के अंदर हम समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में हमें क्या क्या दिमाग में रखना है। उसके बाद में यूनिट से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आगे हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो सबसे पहला पॉइंट जो इस चैप्टर का है, देखो इस यूनिट में देखा जाए तो कुछ घटाया ही नहीं है, कुछ हटाया ही नहीं है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर का विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे प्रदर्शित करते हैं वो पता होना चाहिए। तो φB चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, और φB बराबर क्या, B सदिश डॉट A सदिश। जैसे विद्युत क्षेत्र में अपन बात करते हैं ना विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स क्या होता है तो हम बोलते हैं E सदिश डॉट A सदिश। ठीक है, E की जगह क्या B लिखा, A की जगह A लिख दिया। क्षेत्रफल तो ऐसा कैसा रहेगा, दोनों में काम आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये विद्युत फ्लक्स की तरीके से ही चुंबकीय फ्लक्स को भी हमें लिखना है। कैसी राशि है बच्चों ये, तो ध्यान में रखिएगा, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश। इसका SI मात्रक क्या है, आंसर है वेबर। ध्यान में रखिएगा, और वेबर को प्रदर्शित करने का तरीका WB होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। फिर मात्रक आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, B और A, मात्रक नहीं, विमा, B से और A से। B की विमा पता होनी चाहिए, क्षेत्रफल A की L² होती है। दोनों की विमाओं को एडजस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। इसका अगर CGS मात्रक देखें, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक, वो होता है बच्चों मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और वेबर और मैक्सवेल में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। क्या भाई, मैक्सवेल को प्रदर्शित करने का तरीका m×x है, ये बात ध्यान में रखिए। तो एक वेबर एक बड़ा मात्रक है, एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ध्यान में रखिएगा, ये एक वेबर बराबर क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की कोई परिभाषा पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, या उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र बोल गया हूँ क्या मैं, विद्युत क्षेत्र हटाओ। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है ना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखें, फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए। ये देन अगर देखी जाए तो फैराडे की ही है। फैराडे वो पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है ना बच्चों, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा भी बह जाएगी। यही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। बताने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चों, फैराडे हैं। ध्यान में रखिएगा, फैराडे वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना काम किया ही है। तो हमें क्या समझना है वो समझिए। हम परिभाषा लिख रहे हैं, है ना, कि किसी बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन करने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझिए, किसी, क्या लिखना है? किसी कुंडली अथवा बंद परिपथ अथवा बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। आपको क्या करना है? उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा? तो ये बात ध्यान में रखो। लेट सपोज करो ये कोई दंड चुंबक है ना, ये N और ये S, और इसके सामने यहाँ पर कोई कुंडली रखी हुई है। तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको आगे की ओर लेकर के आओ या फिर पीछे की ओर लेकर के आओ, दोनों ही केस में इसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आगे की ओर लेकर के आओगे तो बढ़ेगी, पीछे की ओर लेकर के आओगे तो घट जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? आप किसको गति करवाएं? चुंबक को गति करवाएं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? आप कुंडली को भी तो गति करवा सकते हैं। इसको आगे की ओर ले जाओ, इसको इसके पास में लेकर के आ जाओ, तो भी क्या होगा? गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी या फिर ज्यादा होगी? बल रेखाओं की संख्या कम या ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम और ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसको भी गति करवा सकते हैं, इसको भी गति करवा सकते हैं, या फिर दोनों को गति करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों को भी गति करवाने से क्या होगी? इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चेंज होगी। ठीक, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने बोला कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित कराने के लिए दंड चुंबक और कुंडली दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति होनी चाहिए। मतलब ये भी गति कर सकता है, ये भी गति कर सकता है, और दोनों गति कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होने के लिए क्या आवश्यक है? चुंबक और कुंडली के मध्य की सापेक्ष गति। दोनों में से कोई भी एक भी गति कर रहा है तो भी काम चल जाएगा, दोनों गति कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये बात कुल मिलाकर के चुंबकीय फ्लक्स चेंज होना था। बात समझ रहे हो मेरी? अगर मैं इसको आगे की ओर लेकर के आऊंगा, अब समझना, ये देखने का तरीका ध्यान में रखो। अगर मैं चुंबक को आगे की ओर लेकर के आ रहा हूं तो S ध्रुव आगे की ओर लेकर आ रहा हूं, तो S ध्रुव अगर आगे की ओर लेकर के आओगे तो इसमें भी S ध्रुव ही बनेगा। S ध्रुव बनेगा तो ऐसी धारा बहेगी भाई, क्लॉकवाइज, है ना। और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं, आगे की ओर लेकर आने पर, है ना। S को अगर आगे की ओर लेकर के आओगे तो यहां पर भी S रिपेल होना चाहिए। ठीक है, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होता है। ठीक है, और ये लेंज नहीं बताया था वैसे। और अगर मैं यहां पर N ध्रुव को आगे की ओर लेकर के आऊं तो क्या होगा बच्चों? हाँ, यहां पर भी क्या बनेगा? N ही बन जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखो। अगर N आगे की ओर लेकर के आ रहे हो, ये पास में आने का विरोध करना चाहती है ना। तो पास में आने का विरोध कब होगा? जब यहां पर भी N बनेगा। यहां पर N बनेगा तो धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए बच्चों? विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। चलो उल्टा कर दो, N और S। अब N को दूर लेकर के जाओ, तो अब दूर ले जाने का भी विरोध करेगी। दूर ले जाने का विरोध करेगी तो इसका मतलब पास में लाना चाहती है। तो क्या होगा? यहां पर क्या बनना चाहिए था? S बनना चाहिए था। ठीक है, S बनना चाहिए था, तो ये दिशा ऐसी, ऐसा क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है, वीडियो तो और देखिएगा, मैंने जो इसके ऊपर बना रखे हैं वो अच्छे से देखिएगा बच्चों। वो सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जब मैंने लेंज का नियम और फैराडे का नियम समझाया है तब मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, बहुत धीरे धीरे करके बताई है।
ठीक है, तो ये तरीका था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। मैं एक बार के लिए वीडियो को देख लेता हूं, उसके बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि वीडियो की क्लैरिटी तो ठीक आ रही है ना। हाँ भाई चलो, अभी तक तो सब कुछ काम मेरे को ठीक ही लग रहा है। ओके, अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चुंबकीय फ्लक्स से ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम डील करते हैं फैराडे के नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। अब फैराडे ने कितने नियम दिए हैं बच्चों, 2 नियम दिए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, और प्रथम नियम क्या था जो हमने सामने लिखा, ये प्रथम नियम ही है। फैराडे का प्रथम नियम अगर कोई पूछे तो ये जो सामने लिखा हुआ है ना बच्चों, ये फैराडे का प्रथम नियम ही है। और फैराडे का नियम एग्जाम में पूछा गया है, फैराडे और लेंज का नियम एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो फैराडे का नियम, और ये केमिस्ट्री वाले नियम नहीं उतार के आ जाने हैं तुम्हें। प्रथम नियम देखो, फैराडे ने प्रथम नियम में क्या बोला था, वापस से वही वाली लाइन, जब किसी कुंडली या फिर बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली अथवा बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि वह परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। ये किसने बताया, फैराडे के प्रथम नियम ने। वापस से, किसी कुंडली या फिर बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या करने पर, परिवर्तन करने पर उस कुंडली अथवा बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसने बताया, फैराडे ने बताया। ठीक है, ये कब तक रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा, जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, जैसे फ्लक्स में परिवर्तन जो है वो समाप्त हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 0, प्रेरित धारा भी 0। ठीक है, चलिए, तो ये प्रथम नियम था। द्वितीय नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे का, कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कितना होता है, आंसर है माइनस का d∅/dt। अगर मैं इसे फैराडे के अकॉर्डिंग ही लिखूं तो अकॉर्डिंग टू फैराडे मैं लिखूंगा E परिमाण रूप में d∅/dt। ध्यान में रखिएगा, ये फैराडे ने बताया था। फैराडे के द्वितीय नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, बच्चे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही लिख के आ जाते हैं, क्या है ये, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। वापस से समझ लीजिए, फैराडे के द्वितीय नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। और चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे बी लगा दीजिएगा, फाई बी। ठीक है, तो ये फैराडे का नियम। और फिर फैराडे तथा लेंज के अनुसार, फिर यहाँ पर ये जब ये फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, फैराडे व लेंज के अनुसार क्या भाई, E बराबर माइनस का d∅/dt, माइनस का साइन और लगा दीजिएगा। n फेरो वाली कुंडली के लिए ये क्या हो सकता है, माइनस का n d∅/dt। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम phi भी यूज करते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिवर्तित करने के लिए हम phi e यूज करते हैं। अभी तो अपन चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। तो फैराडे के नियम में ये चीज आना जरूरी है बच्चों, और लाइन लिख दीजिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम के बाद में लेंज का नियम। ये सारे नियम इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम, लेंज के नियम से ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं बच्चों। ये माइनस का साइन क्या बताता है, तो ये नियम समझ लो, बहुत अच्छा नियम है और बहुत सिंपल भी है। क्या भाई, लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। वापस से
क्या भाई, लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वे सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति होती है। नियम कंप्लीट। देखो तो फिर किसका विरोध करेंगे, तो हम बोलते हैं ये उत्पन्न किससे हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन से। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ही क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई फ्लक्स चेंज मत हो, जबकि इस फ्लक्स के चेंज होने से ही क्या हो रहा है, ये खुद बन रहे हैं, है ना। जो सिखा रहा है उसी को ही बोल रहे कि बेटा तू सिखा मत, है ना। अगर वो सिखाएगा नहीं तो तू रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये है क्या, लेंज का नियम। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कौन से संरक्षण के सिद्धांत का, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखो बच्चों। देखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना। देखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इससे आपके बुक के सवाल हो जाएंगे। जैसे एन और एस है, ये कोई दंड चुंबक है और ये किसी कुंडली, ऐसी वाली कुंडली के पास में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर कौन सा ध्रुव बनेगा, यहां पर कौन सा ध्रुव बनेगा, ये अगर हम देखें तो एस ध्रुव को पास में लेकर के आ रहे हो तो इस तरफ तो आप बोलोगे एस और इस तरफ बोलोगे एन, ठीक है। तो वो बोलता है कि कहां की ओर से देख रहे हो तो आपको धारा कैसी दिखाई देगी। तो हमने बोला अगर मैं दंड चुंबक की तरीके से देख रहा हूं, कहां से, दंड चुंबक की तरफ से देख रहा हूं, तो मेरे को ये एस बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब इस कुंडली में जो धारा की दिशा है, एस का मतलब क्या होता है बच्चों, दक्षिणावर्त होता है, साउथ दक्षिणावर्त, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा यहां से देख लोगे तो कैसी, दक्षिणावर्त दिखाई देगी। लेकिन अगर कुंडली की तरफ से देखूंगा तो मेरे को यहां पर क्या दिखाई देगा, एन दिखाई देगा। एन दिखाई देगा तो वामावर्त दिखाई देगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को समझे। चलिए, तो पास में लेकर आ रहे थे इसलिए एस। अगर मैं इसको दूर लेकर के जाता तो विरोध करता तो एस का विरोध करेगा तो यहां पर क्या होगा, एन आएगा भैया, है ना। दूर ले जाने का विरोध करेगा तो आकर्षण होना चाहिए, है ना। पास आने का विरोध करेगा तो प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो दूर ले जाओगे तो आकर्षण, तो यहां पे एन बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि यहां पे एन है ना, एन है तो फिर ये कौन सा, इधर से देखोगे तो चुंबक से देखोगे तो वामावर्त, और कुंडली की तरफ से इधर अगर हमारी आंख होगी तो देखोगे तो दक्षिणावर्त दिखाई देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपकी बुक के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के जो उदाहरण है ना चुंबकीय फ्लक्स के, वो प्लीज कर लीजिएगा। चलो आपको एक बुक का क्वेश्चन जो कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत बार पूछते हैं कि सर वो वाला उदाहरण पूरा समझा दो। मैं यहाँ पर पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, एक ही सवाल से आपको सारा काम हो जाएगा। हाँ, देखिए कुछ ऐसा है, और ये शायद इस तरीके का बोर्ड में भी आया हुआ है। ऐसा ही दे रखा है ये, ओके जी, इस तरफ एक्स है, फिर पी क्यू और ये क्या है, आर है, ठीक। और ये कुंडलियां से लेके आ रहा है। अब बोल रहा है इन दोनों में प्रेरित धारा की दिशा बताओ, ठीक है। कैसे बताएंगे, पहले तो समझिए। पहले तो ये देखो कि आपको देखना कहाँ से, मैं इसे यहाँ से भी देख सकता हूँ और मैं इसे यहाँ से भी देख सकता हूँ। दोनों ही केस में आंसर चेंज होगा, इस बात को और ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए काम करते हैं, अपन इसको x की तरफ से देखते हैं। ये x कुंडली है, ये y कुंडली है, मैं इसे x की तरफ से देख रहा हूं। अगर मैं इसे x की तरफ से देखता हूं तो इसमें धारा कैसी दिखाई देगी वो समझिए। x की तरफ से देखोगे तो ये वाली कुंडली पे और ये वाली कुंडली पे जो ध्रुव होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखना। चलो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं,
इस दंड चुंबक को इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं, दंड चुंबक को इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं, तो ये पास आ रही है इस कुंडली के, पास आ रही है, तो ये पास का क्या करना चाहिए, विरोध करनी चाहिए। देखो प्रतिकर्षण होना चाहिए, प्रतिकर्षण, पास का विरोध आएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ही तो होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, S बनेगा, और इधर क्या बनेगा, N बनेगा। अगर इस तरफ N बन रहा है तो बच्चों धारा की दिशा इस पूरी में कैसी देखी जाएगी, वामावर्त। कैसी देखी जाएगी बच्चों, वामावर्त देखी जाएगी। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अरे एन का मतलब है, अरे एन का मतलब ऐसा ही तो होता है ना, यूं, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। मेरी बात को तो समझो पहले, अगर इस तरफ एस बन रहा है तो सीधी सी बात है इस तरफ एन ही बनेगा, है ना, दो अलग अलग ध्रुव होने चाहिए। तो अगर आप चुंबक को इस तरफ लेकर के आ रहे हो तो ये पास वाला ध्रुव तो हो जाएगा एस और दूसरा वाला हो जाएगा एन, और अगर ये एन है तो हमें दिखाई तो यही वाला देगा सबसे पहले, ये वाला देखेगा तो हम अनुमान भी इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर एन है तो फिर इस कुंडली में धारा की दिशा हम कैसी बताएंगे, वामावर्त बताएंगे। वामावर्त है तो ये धारा की दिशा कैसी होगी, वामावर्त देखो ऐसी घूमनी चाहिए, यूं ऐसी, तो ये धारा की दिशा है ए सी बी ए, ऐसी जाएगी धारा। ठीक है, ऐसे मान करके चलेंगे। चलो अब इस वाले में देखो, इस वाले में कैसा, यहां से देखो एन दूर जा रहा है, एन दूर जा रहा है इस कुंडली से, एन दूर जा रहा है तो ये पास में लाने की कोशिश करेगा, पास में लाने की कोशिश करेगा तो इसके इस वाले सिरे पे क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, एन आना चाहिए, ऐसे आएगा, आकर्षण करवाएगा भाई, दूर जा रहा है ना, आकर्षण चाहिए इसे, आकर्षण चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा एस, और इस तरफ क्या होगा एन। हमें उस तरफ वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर से देखेंगे तो सबसे पहले कौन दिखाई देगा, एस दिखाई देगा। एस क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज ऐसा। ठीक है, तो धारा आई से यूं बहेगी तो ये क्या, पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, या क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी, ऐसी होगी। तो इस वाले में तो होगी ए सी बी और इस वाले में होगी क्यू आर पी, इस तरीके से दिया गया। या फिर आप बोल दोगे इस वाले में वामावर्त और इस वाले में दक्षिणावर्त। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। चलिए एक तो ये सवाल है, एक और सवाल है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो और बता देता हूं। देखने का नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। एक कुछ और है, हाँ भाई, अब पूछ रहा है हाँ देखिए क्या हो रहा है इस वाले सवाल में, वो पूछता है सामान्यतः कि कौन सी वाली प्लेट, ये संधारित्र है, ए बी एक संधारित्र है, पूछता है कि कौन सी प्लेट प्लस की और कौन सी प्लेट माइनस की है। अब इस वाले केस में हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इस संधारित्र को देखता हूं तो सबसे पास वाली चुंबक ये है, उससे कोई लेना देना नहीं देखेंगे, फिर हम बोलेंगे इस वाली चुंबक से देखो सारा काम, क्योंकि मेन चुंबक तो यही है। अगर ऐसा है तो यहां से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, देखा जाए तो इस वाली चुंबक से मैं मानूंगा, है ना। तो हमने बोला कि अगर इधर एस है, मैं इसको पास में लेकर के आ रहा हूं तो इस वाले में क्या बनना चाहिए, एस बनना चाहिए। अगर एस बनना चाहिए तो धारा ऐसे जाएगी, यूं धारा ऐसे जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जाना चाहिए। बात समझ में आ रही, अगर धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ने इस प्लेट को तो छोड़ा और इस प्लेट में जा रहे हैं। बात समझना, इस प्लेट को छोड़ रहे हैं, इस प्लेट में जा रहे हैं, तो इस प्लेट को छोड़ने के कारण ये प्लेट कैसी, प्लस की, और ये प्लेट कैसी, माइनस की हो जाएगी। सवाल समझ लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, संधारित्र ए बी की कौन सी प्लेट धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है, ये पूछता है। ठीक है, पॉलिटी ध्रुवता पूछता है सामान्यतः। तो हम बोलते हैं एस को पास में लेकर के आते तो सबसे पहले एस बनाओ, इसमें एस बनाओगे तो धारा ऐसी जाएगी, यूं धारा ऐसी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा, यूं
ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसा घुमा तो इलेक्ट्रॉन ने इस वाली प्लेट को तो छोड़ा और कहां पे जाके इकट्ठे हुए, बी पे इकट्ठे हो गए। तो बी पे इकट्ठे हुए तो ये तो माइनस की हो गई, ये ऊपर वाला कैसा हो गया, प्लस का, इसको तो छोड़ रहे थे ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाएगा। तो ये दो सवाल ऐसे थे जो कि सामान्यतः कंफ्यूज कर देते थे। ठीक है, मैंने शायद वो आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मतलब राइट हैंड लॉ ऑफ फ्लेमिंग। अब ये नियम है क्या, तो ध्यान में रखो, प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए ये नियम उपयोग में लिया जाता है। टॉपिक देखिए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ। ये क्या चीज है, तो हम बोलेंगे प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करेंगे। किसकी दिशा को ज्ञात करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा को। और अगर लेफ्ट हैंड का होता, बाएं हाथ का नियम होता, तो फिर वो बल की दिशा को ज्ञात करता, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करता। अभी क्या बोलता है नियम, बहुत सिंपल सा नियम है। देखिए, वो बोलता है कि अगर दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, और कौन कौन सी 3 अंगुलियां, पहला है अंगूठा, फिर है तर्जनी और फिर है मध्यमा। ठीक है, तो दाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के क्या रहनी चाहिए, लंबवत रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, लंबवत रहनी चाहिए। एवं यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, वापस से तर्जनी अंगुली किसको बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो फिर मध्यमा अंगुली उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। वापस से तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, फिर ये चालक की गति की दिशा को, तो फिर ये जो मध्यमा अंगुली है वो किसको, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इसी चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। मेन चीज यही है कि तर्जनी अंगुली जो है वो किसको प्रदर्शित करनी चाहिए बच्चों, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, फिर अंगूठा किसको प्रदर्शित करे बच्चों, चालक की गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। तो फिर मध्यमा जो अंगुली है दाएं हाथ की, वो किसको प्रदर्शित करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। एक सिंपल सा तरीका प्रेरित धारा की दिशा को देखने के लिए या विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि बच्चों हमें क्वेश्चन कैसा आता है, हमें ये पता लगाना होता है कि चालक में प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। उसकी गति के कारण उसमें जो बैटरी बन रही है, उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है, उसका प्लस पॉइंट कहाँ है और माइनस पॉइंट कहाँ है, ये हमें ज्ञात करना होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड यूज़ करो। राइट हैंड में सबसे पहले तो अंगुलियां जो हैं वो चालक की गति की दिशा में, और फिर उनको कहाँ की ओर मोड़ो, उनको मोड़ो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। पहले तो व्यवस्थित करो कहाँ, चालक की गति की दिशा में, और फिर उनको मोड़ो कहाँ की ओर बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर तो अंदर की ओर लो, बाहर की ओर है तो बाहर की ओर लो। ठीक है, ऐसा करो। ऐसा करने से जो अंगूठा जिस दिशा में दिखेगा आपको, उस दिशा में आपका प्लस होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वहां पर क्या होगा, प्लस होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, वो है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश, एवं प्रेरित आवेश। ये पॉइंट मैं बीच में छोड़ चुका हूं, इसको भी समझ लीजिए। छोटा सा पॉइंट है। आप सभी को पता है कि लेंज के नियम से
और फिर फैराडे के नियम से जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखते हैं तो ये लिखते हैं माइनस का n डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये सभी को पता है। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए मैं फाई भी लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को प्रेरित धारा देखनी है इससे, तो सबसे सही तरीका जो मैं यूज करने की कोशिश करूंगा वो मैं बोलूंगा कि धारा जो होती है वो विद्युत वाहक बल में किसका भाग लगा दो, प्रतिरोध का। तो हमने बोला कि जिस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यदि वो कुंडली बंद है या फिर वो परिपथ बंद है और उस परिपथ का प्रतिरोध R है, तो फिर प्रेरित धारा क्या होगी, E डिवाइडेड बाई R होगी। अगर ऐसा है तो फिर ये हो जाएगा माइनस का n डिवाइडेड बाई R डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसा ही होगा, ये प्रेरित धारा होगी। प्रेरित धारा होगी तो प्रेरित आवेश हम आसानी से निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है बच्चों, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी होता है। और वहां पर क्या है, माइनस का n डिवाइडेड बाई R डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी से डी टी तो जाता रहा। प्रेरित आवेश निकालना है आपको, क्या करें भाई, तो हमने बोला आवेश जो है वो शून्य से लेकर Q तक शायद व्यवस्थित हुआ होगा, तो हमने इस चीज को ऐसा लिख दिया, डी क्यू जीरो से लेकर कहाँ तक, Q तक या कैपिटल Q तक। ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस का n डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पर समाकलन लगाओ, और किसका, डी फाई का, है ना। डी फाई का समाकलन करो कहाँ से, फाई 1 से लेकर कहाँ तक, फाई 2 तक, ठीक है। काम करो, डी क्यू का क्या होगा, Q होगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर Q तक, या फिर डी क्यू का डी क्यू ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यू का Q लिख दो, खत्म हो गया किस्सा। और ये होगा माइनस का n डिवाइडेड बाय R, और फिर डी फाई का क्या होगा बच्चों, फाई होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। चलिए फिर ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या, माइनस का n डिवाइडेड बाय R, अपर लिमिट फाई की जगह फाई 2 लिखो, फिर माइनस लोअर लिमिट फाई की जगह फाई 1 लिखो, खत्म। माइनस को अंदर लेकर के जाओ तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n डिवाइडेड बाय R फाई 1 माइनस फाई 2। ये प्रेरित आवेश है बच्चों। और आप देखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, समझना, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। जबकि प्रेरित आवेश जो है वो मात्र फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पे निर्भर नहीं करता। किस पे, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार के लिए इस चीज को उतार लो जल्दी से, मैं वीडियो देख लेता हूँ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, ये अभी तक तो ठीक ही दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ भाई, तो ये डन हुआ बच्चों। हाँ देखो, और उतार भी लिया होगा आप सभी ने, है ना। कहाँ गया दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो नियम है ना, जितने भी फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, एम्पियर के नियम, बायो-सावर्ट का नियम, गाउस का नियम, है ना, ये सारे के सारे नियम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखो, हर एक बोर्ड पेपर के अंदर कोई ना कोई नियम तो हर साल पूछा ही गया है। तो आपके बुक के अंदर कुछ 10-15 नियम पूरे से गिने चुने हैं, उनको याद कर लो, उनमें से एक तो आना ही आना है, ये तो निश्चित है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं अभी भी कि सर एक ही 1 शॉट वीडियो बना दो, 1 शॉट। सभी को, है ना, थाली परोसी हुई चाहिए, कोई मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। खाना भी एक साथ ही खा लो साल भर का। बनाएंगे बच्चों, बनाएंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ डील करेंगे पूरी बुक के। लेकिन अभी नहीं, एक बार कम से कम रिवीजन तो पूरा हो जाए। मैं बीच में नहीं छोड़ने वाला रिवीजन को, मैं किसी हिसाब से बीच में नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों, किसी गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं टॉपिक बता देता हूं आपकी बुक में, वो टॉपिक क्या लिखा हुआ है। ये टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। हाँ भाई, अब यहां पर देखो बच्चों,
डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम ही समझा रहा हूँ, डेरिवेशन में तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारी डेरिवेशन है। देखिए डायग्राम में हमने सबसे पहले बोला कि जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत कहाँ की ओर है बच्चों, अंदर की ओर है। क्रॉस बना रहा हूं ना, तो ये कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लस कहाँ लगाना है और माइनस कहाँ लगाना है। ठीक है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अभी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ देखो, तो ये हो गई चालक छड़। ठीक है, ये चालक छड़ का ए बिंदु और ये चालक छड़ का कौन सा बिंदु, बी बिंदु, और ये ऐसा गति कर रही है v वेग से। ठीक है, ए बी चालक छड़ है, इसकी लंबाई क्या मान लीजिए, l मान लीजिए, या पी क्यू चालक छड़ मान लो। पी क्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बी तो चुंबकीय क्षेत्र ही हो जाएगा, तो फिर आप मिसमैच नहीं खा जाओ। बी तो खुद ही चुंबकीय क्षेत्र है, जो कहां की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग ऐसा, तो लंबाई ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, वेग ऐसा और लंबाई ऐसी, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। दिखाई दे रहा। चलिए, अगर ऐसा है तो हमें ये पता लगाना होता है कि इसका पी सिरा प्लस का है या क्यू सिरा प्लस का है। ये देखो है ना, कौन सा सिरा प्लस का है, कौन सा माइनस का है। सिंपल सा तरीका, सबसे पहले राइट हैंड यूज करो और फिर क्या करो, ऐसा रखो, वेग की दिशा में अंगुलियों को डालो। तो हमने वेग की दिशा में अंगुलियों को डाला और चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमाओ। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, तो मैंने इसको अंदर की ओर घुमाया, ऐसा यूं वेग की दिशा में अलाइन किया और अंदर की ओर घुमाया, तो अंगूठा कहां की ओर गया, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर वाला पॉइंट कैसा होगा बच्चों, प्लस का होगा। ये नीचे वाला कैसा होगा, माइनस का होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर सिंपल ये पता चल गया कैसे प्लस आया कैसे माइनस आया। डायग्राम सही बनना चाहिए, कैसे आया अगले को अब ये बताने लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कैसे आया तो फिर आप वीडियो अच्छे से देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। फिर एक माइनस का इलेक्ट्रॉन बना लो। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएगा, तो सीधी सी बात है, प्लस की ओर भागेगा, है ना। बैटरी के कहाँ की ओर, प्लस की ओर जाएगा, ऐसा ही होगा। क्लियर है क्या ये बात? चलिए, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कहाँ की ओर होगा बच्चों, ऊपर की ओर, ऐसा। ठीक है, ये और ये क्या, Fe है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर भागा था, नीचे की ओर, Fb। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं तब इलेक्ट्रॉन जो है जहां पर था वहीं पर ही रह जाता है। फिर एक भाग प्लस का रह जाता है, एक भाग माइनस का रह जाता है। अब ये प्लस का और माइनस का कैसे आया, ये लाइन लिखना बहुत आवश्यक है। तो थ्योरी कैसे लिखोगे, माना कोई L लंबाई की चालक छड़ या धात्विक चालक छड़ PQ किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से लंबवत गतिमान है, या किसी समरूप लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान है। ठीक है, ये लाइन लिखना जरूरी है। इस चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। वापस से, इस चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, अरे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसका प्लस का ये है और माइनस का ये है। ध्रुवता क्या होती है, पोलरिटी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इस चालक छड़ में या इस धात्विक छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, एवं यह पता चलता है कि Q सिरा धनात्मक एवं P सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा लिख करके जरूर आ जाना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग एक बार के लिए लिखने के लिए जरूर कर दीजिएगा। हमने उससे निकाला नहीं, लेकिन लिखने के लिए उससे कर दीजिएगा। ठीक, फिर आप क्या करोगे, आप Fe को Fb के बराबर इक्वेट करोगे। किसको, Fe को Fb के साम्य अवस्था की स्थिति में। Fe क्या, QE होता है। ठीक, Fb क्या, QV क्रॉस B होता है। अरे यही होता है, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, V क्रॉस B आएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, हम सीधी सी बात करेंगे VB। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ही देखना है मेरे को, तो और किसी से मतलब भी नहीं है, एक दूसरे के लंबवत है ये। V इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र B इस तरफ है, साइन 90 आएगा, VB साइन 90। साइन 90 का मान तो मैं एक रखूं तो फिर VB बैठ जाएगा परिमाण में। तो बात समझ में आ गई। चलिए, विद्युत क्षेत्र आ चुका है, तो हम क्या निकालेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को ऐसा लिखते हैं, और ये क्या होता है, E × L होता है ना। आपने V निकाला है ना, V = ED लिखते थे, नहीं लिखते थे, चौथा चैप्टर पढ़ा है। E की जगह तो विद्युत क्षेत्र आ ही गया, और D दूरी होती है, दूरी कितनी है,
आवेश कितना गति कर रहा है, चालक छड़ की लंबाई जितना ही गति करेगा L आएगा। ठीक, तो फिर ये देखो E का मान कितना VBL, तो इसको हम क्या लिखते हैं BVL। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, किसमें, उस चालक छड़ में, ये ध्यान में रखना। तो किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, BVL होता है। कंडीशन अप्लाइड, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ये कंडीशन तभी लागू होगी जब B लंबवत हो V के, V लंबवत हो L के और B लंबवत हो L के। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए बच्चों, लंबवत होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो समांतर निकल गए, गलती से B समांतर निकल गया V के, या फिर L समांतर निकल गया V के, या फिर L समांतर निकल गया B के, तीनों में से कोई भी एक जोड़ा अगर एक दूसरे के समांतर निकल गया ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना लिखोगे, 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी देखा जाएगा जब ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। ठीक है, अगर ये लंबवत नहीं है, कोई भी दो जोड़े एक दूसरे के, एक जोड़ा एक दूसरे के समांतर आ गया ना, तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना लिख देना है, 0 लिख देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। चलिए, तो डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। एक बार के लिए इसका डायग्राम जल्दी से उतार लो, मैं वीडियो को वापस से चेक कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हो, बड़ा वीडियो बनेगा तो दिक्कत हो सकती थी। ओके, सब सही है। चलिए, हो गया। अब चलो मैं नेक्स्ट वीडियो पॉइंट देख लेता हूँ, इतनी देर आप ये उतारो। एक प्लीज़ उदाहरण जरूर देख करके जाना इस चैप्टर के, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिमान आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। देखो, और हम विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा ही ज्ञात करेंगे। इसकी सहायता से ऊर्जा संरक्षण का नियम और आता है, लेकिन वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये बात और ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ना, इसका छड़ वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। मेरी मानो तो 90 और 10वें में से कोई भी एक चैप्टर को पूरा कर जाओ। अगर आपको बड़ा सवाल करना है तो सबसे सही तरीका क्या है, 9th को पूरा याद कर जाओ या 10th के सारे डेरिवेशन कर जाओ। ठीक है, अगर दोनों में से किसी भी एक चैप्टर के पूरे डेरिवेशन कर लिए ना, तो आपका एक बड़ा सवाल तो हो ही जाएगा। हाँ, टॉपिक है हमारे पास में असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिमान आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वर्ड को गौर करो कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, असमान है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। किसमें, आयताकार लूप में। ठीक, तो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करें, दो तरीके हैं। एक तरफ प्रबल बनाओ, एक तरफ दुर्बल बनाओ, या फिर इस तरफ दुर्बल बनाओ तो इस तरफ प्रबल बनाओ। ठीक, मैंने आपको जो करवाया होगा वो इस तरफ प्रबल बनवाया होगा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, है ना। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, और जैसे हम आगे की ओर जाते जाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। तो इनके बीच की दूरी को लगातार या उत्तरोत्तर आप क्या करते जाएं, बढ़ाते हुए जाएं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। आपकी बुक में देखोगे तो ये आपको तल के लंबवत बाहर की ओर दिखाई देगा। ये तो आप पे निर्भर करता है ना, आप कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरफ मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 है, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, B2 है। और B1 प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, B2 दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इसमें क्या करें बच्चों, इसके अंदर एक आयताकार लूप ले लो आप। तो यहां पर हमने एक आयताकार लूप ले लिया, ये मान लीजिए ये आयताकार लूप है।
ठीक, नाम दे दो इसको P Q R और S। ये आयताकार लूप एक नियत वेग v से गतिमान है। लेट्स सपोज करो इस तरफ गतिमान है, कितने वेग से? v वेग से। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर? ऐसा। v कहाँ की ओर? ऐसा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। चलो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो ये शायद कुछ समय t के अंदर या डेल t समय के अंदर ये कुछ ना कुछ दूरी भी तय कर लेगा। तो लेट सपोज करो डेल t समय में ये आयताकार लूप जो है वो यहाँ से उठ करके थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा, मैं ऐसा बना दूँ, ये जो P और S है ना ये यहाँ पर आ जाता है, P डैश और S डैश नई स्थिति। इसी के अनुरूप ये जो R है वो इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा, ऐसा ही होगा। इन्होंने ये दूरी दोनों तरफ समान ही तय करी होगी। ठीक, समान दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है? तो आंसर समझिए, v वेग से डेल टी समय में तय की गई दूरी, तो v इंटू डेल टी होगा। सीधी सी बात है, वेग गुणा समय क्या होती है? दूरी होती है। ठीक, तो ये v डेल टी होगा। चाल गुणा समय कर लीजिएगा, मैं सदिश में बोल रहा हूँ, कई बच्चे तो ये भी गलती निकाल देंगे, देखो यहाँ पे सर ने गलत बोला है, वेग यूज कर रहे हैं वो। ओके चलो डन। ओके आगे चलिए, इसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई से हमें कोई परवाह नहीं है, अभी मतलब ही नहीं है चौड़ाई का। ठीक, अब पहली बात तो ये, अगर किसी भी लूप में प्रेरित धारा देखनी है, इसमें प्रेरित धारा भी आपको प्रदर्शित करनी है। ठीक है, ये डायग्राम इतना बनाने के बाद में आपको प्रेरित धारा भी बतानी होगी। ठीक, तो किसी भी लूप में प्रेरित धारा को निकालने के लिए आप लेंज के नियम का उपयोग करें। ठीक है, और किसी भी छड़ में निकालने के लिए फ्लेमिंग के नियम का उपयोग करें, ये सबसे सही तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इस तरफ काम कर रहा हूँ, है ना। तो अगर ऐसा लेकर के जा रहा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? घट रहा है। वापस से समझ में, इस तरफ लेकर के जा रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो? जो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाए, ऐसी धारा जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और घटाना होगा तो धारा के कारण फ्लक्स की दिशा और मूल फ्लक्स की दिशा या मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तो वापस से समझो इस चीज को, चूंकि ये कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रही है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो? समान हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी, तो हमने बोला कि ऐसे जा रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, इसको बढ़ाना है। कैसे करेंगे? तो प्रेरित धारा या तो ऐसा लेकर के आओ या ऐसा लेकर के आओ। ठीक है, और देखो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी में जानी चाहिए। तो हमने बोला धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे देखते हैं, तो राइट हैंड थंबला यूज करो। ठीक है, थंब किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो सॉरी, राइट हैंड थंबला नहीं, सर्कुलर लूप के लिए पाम रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं थंब किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और घूमती हुई अंगुलियां किसको? धारा की दिशा को। तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था तो अंगूठा अंदर की ओर लेकर के गया, तो धारा कैसे? ऐसा, यू। ठीक है, तो अब ये धारा ऐसे, प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी, यू। कैसी है बच्चों? ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? आंसर इस समय क्लॉकवाइज है। तो ये प्रेरित धारा की दिशा हो गई। कैसी? आर क्यू पी एस, इस तरीके की धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये हमने लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात की है प्रेरित धारा की दिशा, लिख सकते हैं आप। फिर काम करने का तरीका जल्दी से बता देता हूं। पहले इस तरफ फ्लक्स देखो और फिर उस तरफ फ्लक्स देखो और फिर फ्लक्स में परिवर्तन निकालो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। एन का मान मैं 1 लेकर के चल रहा हूं बच्चों, इसलिए। तो डी फाई कैसे निकालूंगा? डी टी तो मेरे को पता है, मैंने डेल टी ले रखा है, तो यहाँ पे डेल टी लिख लूंगा। तो ऊपर क्या लिखूं? मैं लिखूंगा माइनस का डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक, डेल फाई क्या होगा? आंसर है फाई 2 माइनस फाई 1 होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। ऐसा ही तो होगा। तो फाई 2 कहां पे निकलेगा? यहां पर। फाई 1 कहां पर निकलेगा? यहां पर। सीधी सी बात है। ठीक, चलिए काम करते हैं। तो हमने बोला एस डैश पी डैश पी भाग से संबंधित फ्लक्स फाई 1। इस तरफ तो फाई 1 ही होगा। ये क्या होगा? फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए होता है। ठीक है, जिसे आप क्या लिख लीजिए? बी ए ही लिख लीजिए, अभी तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश भी कहां की ओर? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र भी कहां की ओर? अंदर की ओर।
ठीक है, तल के लंबवत ही तो होता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो ये बी ए कर लीजिए, B1 और ए लिख लीजिए। B1 तो ऐसा का ऐसा, ए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या L, चौड़ाई कितनी V डेल टी, ये क्या हो गया φ1। ऐसे ही R डैश Q भाग से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2 होगा। वो कितना होगा, B2A होगा। B2 कितना बच्चों, तो सॉरी B2 तो ऐसा का ऐसा, A कितना LV डेल टी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना आएगा या प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा, आंसर है माइनस का φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय डेल टी। माइनस ऐसा का ऐसा, φ2 का मान कितना, B2LV डेल टी, माइनस φ1 का मान कितना, B1LV डेल टी, भाग किसका, डेल टी का। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो B2 माइनस B1 आएगा अंदर, तो बाहर क्या आएगा, LV डेल टी, LV डेल टी को कॉमन लिया और यहां पर डेल टी का भाग लगा दिया, डेल टी से डेल टी जाता रहा, माइनस को अंदर लेकर के आओ तो ये क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2L इंटू V, ये क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। खत्म। यदि इस आयताकार लूप का प्रतिरोध R हो तो इसमें प्रवाहित या इसमें प्रेरित धारा क्या होगी, E डिवाइडेड बाय R होगी। E डिवाइडेड बाय R मतलब B1 माइनस B2L V डिवाइडेड बाय R, ये प्रेरित धारा। प्रेरित धारा तो निकालना बहुत आसान है अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल आए। और देखो तो BVL का ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किसका है, BVL का ही कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। जल्दी से उतारो इस चीज को, है ना, एक बार के लिए जल्दी से उतारे इस चीज को। मैं वीडियो देख लेता हूँ कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, ब्राइटनेस को बढ़ाऊं क्या बच्चों, हाँ ठीक दिख रहा है ना, ओके। चलिए, तो क्या क्या प्रदर्शित करके आना है वो पता चल गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वो दिखाई दे ही रही है, प्रेरित धारा प्रदर्शित कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे आई और लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये बताइएगा कि प्रेरित धारा की दिशा निकाली कहाँ से है आपने, है ना, लेंज के नियम से निकाली थी भाई। अब इसके आगे नेक्स्ट है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बैक टू बैक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। छड़ में चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही हो, रेखीय गति कर रही हो, आयताकार लूप में, और वापस से छड़ अगर घूर्णन कर रही है तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए हाँ, टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए तो डायग्राम कैसा हो, तो सबसे पहले डायग्राम समझिए। डायग्राम कैसा होगा, तो सबसे पहले तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, है ना। अच्छा डायग्राम बनाओ ताकि थ्योरी वो कम पढ़े, और मैं टेलीग्राम पे वो कॉपीज भी डालूंगा जिनमें बोर्ड में 100 में से 100 आए हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखी है, उतनी ही लिखी है जितनी आवश्यक थी। बहुत सारे बच्चे थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं, भैया इतना टाइम नहीं है आपके पास में, और वो टाइम वेस्ट करो भी मत, गलत बात है भाई।
टाइम का यूटिलाइजेशन सही जगह कीजिए, जो पूछा है वो ज्ञात कीजिए ना। उसने पूछा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वो ज्ञात करो भाई। थ्योरी के लिए उसने ज्यादा काम नहीं दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा ये बता के आए कि आपने पोलरिटी कैसे बताई है, आपने ध्रुवता कैसे बताई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक छड़ लेनी है, ये छड़ ले ली। ठीक है, ये छड़ का O सिरा मान लीजिए और ये छड़ का मैं P सिरा मान रहा हूं। ठीक, इस छड़ की पूरी लंबाई कितनी है, आंसर है कैपिटल L है। तो माना एक OP धात्विक छड़ जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल L है, वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में या समरूप एवं लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। और कौन सी दिशा में, आंसर है एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूं मैं, वामावर्त दिशा में घुमा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त होता है। ठीक, तो इसको ऐसे घुमाना है ना, ऐसे घुमाना है। तो ये कुछ समय पश्चात यही छड़ कहां की ओर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी भाई, सीधी सी बात है, आनी ही चाहिए। तो ये छड़ जो है वो कुछ समय पश्चात ऐसे आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इस सिर का मतलब इसका कौन सा भाग जो है वो प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा। ये कौन से वेग से, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है वामावर्त दिशा में। कितना एंगल, शायद इस समय थीटा एंगल मेजर कर लिया होगा। ठीक, तो अब क्या करें, सिंपल सा तरीका बच्चों, क्या भाई, सबसे पहले तो उसकी गति की दिशा के अंदर, समझना, उसकी गति की दिशा के अंदर आपको क्या करना है, अंगुलियों को, राइट हैंड की अंगुलियों को व्यवस्थित करो। तो गति की दिशा कैसी है, ऐसी है। ठीक, तो हमने बोला कि अभी तो ऊपर की ओर ही जा रही थी ना, तो अंगुलियां ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र कहां की ओर, अंदर की ओर, तो अंगुलियों को अंदर की ओर घुमाओ। तो अंगूठा कहां की ओर है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो फिर प्लस का कौन सा होगा, ये वाला भाग कैसा होगा, प्लस का होगा, केंद्र प्लस का होगा और परिधि पर स्थित समस्त बिंदु कैसे होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, परिधि कैसी होगी, ऋणात्मक सिरे की तरह काम करेगा, या छड़ का जो P सिरा है वह ऋणात्मक सिरा होगा और छड़ का O सिरा जो केंद्र की ओर होगा वह क्या होगा, धनात्मक सिरा होगा, घूर्णन के कारण। ये बात ध्यान रखना। और ये किससे निकाला, तो क्या बोलोगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाला। ठीक है, कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, एवं यह प्रतीत होता है कि छड़ का O बिंदु धनात्मक एवं P बिंदु पर ऋणात्मक पोलरिटी या ध्रुवता प्राप्त होती है। ठीक है, इतना लिख दो। थ्योरी में ये चीज इंपॉर्टेंट थी, वो आपने इंडिकेट भी करी। फिर डेरिवेशन में क्या चाहिए, आप समझिए इस चीज को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बात ध्यान में रखें। O से लेकर P तक की लंबाई जो है वो कैपिटल L है। ठीक, आपने जो अल्पांश काटा, ये या फिर यहां पर कैसा भी प्रदर्शित कर दो, ये अल्पांश छोटा सा है, इसकी लंबाई D और स्मॉल l है। इस अल्पांश की केंद्र से दूरी, इस अल्पांश की केंद्र से दूरी स्मॉल l है। ये चीजें ध्यान में रखें। स्मॉल l क्या है, अल्पांश की O बिंदु से दूरी है। कैपिटल L क्या है, छड़ की लंबाई है। dl क्या है, जो अल्पांश आपने काटा था उसकी लंबाई। आप क्या करें, सबसे पहले अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें और फिर उसके बाद में पूरी छड़ के लिए निकाल लेंगे, यही तो होगा। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि अल्पांश dl में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अल्पांश dl में कितना होगा, E = bvl होता है, तो हम लिखेंगे bvdl। ठीक है, v क्या होता है वो समझिए, v = हम लिखते हैं ओमेगा r। ठीक है, v = हम क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा r। ये रफ का काम हो गया एक तरीके से। ओमेगा तो कोणीय वेग ही हो गया, r क्या चीज है, तो दूरी देखो केंद्र से, वही तो r होती है। तो dl की केंद्र से दूरी कितनी है, l है, तो r की जगह क्या लिखोगे, l। तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा b ओमेगा l dl। ठीक है, ये अल्पांश के लिए था इसलिए हमने इसको लिखा de। संपूर्ण चालक के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपको क्या करना है, इसका समाकलन, तो इसका भी समाकलन करो। अब अल्पांश की लंबाई कहां से लेकर कहां तक, शून्य से लेकर कैपिटल L तक। O से लेकर P तक जाओगे तो शून्य से लेकर कहां तक जाओगे, कैपिटल L तक जाओगे। ठीक, DE का क्या आएगा, E आएगा। B और ओमेगा को तो बाहर निकालो, ये अंदर हो जाएगा LDL। कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल L तक।
तो बी ओमेगा, फिर ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा क्या, समाकलन ऐसे तो करता है ना, घात 1 जुड़ जाती है, 1 तो पहले से है और 1 और जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएगी, और उतनी ही घात का भाग लगा दो और 0 से लेकर कैपिटल एल तक 2 को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा बटा 2, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल का स्क्वायर माइनस स्मॉल एल की जगह 0, तो कुल मिलाकर के प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा ये होता है 2 पाई एफ और यहां पर एल स्क्वायर, भाग किसका 2 का, 2 से 2 जाता रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी पाई कैपिटल एल का स्क्वायर पहले लिख देता हूं और एफ को बाद में लिख देता हूं, पाई इंटू एल स्क्वायर, पाई और इस छड़ के लिए अगर ये पूरा घूम रही है तो एक वृत्त बनाएगी और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी एल होगी, तो ये पाई आर स्क्वायर की तरह ही काम कर रहे हैं ना, और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई एल स्क्वायर हो गया, आर की जगह क्या है यहाँ पर बस एल है, ये बात ध्यान में रखो, तो ये क्या हो जाएगा बी ए एफ, ध्यान में रखिएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी छड़ के कारण कितना होता है बी ए एफ, ध्यान में रखो इस चीज को, ठीक है, किसी छड़ के कारण बी ए एफ, आयताकार लूप के कारण b1 माइनस b2 v इंटू एल, मात्र एक छड़ के कारण अगर वो रेखीय गति करे तो फिर हम बोलेंगे bvl। ठीक है, ये 3 चीजें फॉर्मूला याद रखो, याद रखना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो। एक और चीज है, अगर कोई आयताकार लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो कितना होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। समझना, आयताकार लूप की बात कर रहा हूं जो वहां पर रह गया था, आप लिख रहे हैं b1 माइनस b2 इंटू v इंटू एल, यही तो लिखते हैं। ठीक, हम बोल रहे हैं कि ये कब, जब असमरूप चुंबकीय क्षेत्र था, असमान चुंबकीय क्षेत्र था, अगर समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता, समान चुंबकीय क्षेत्र में b1 और b2 क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या होगा b1 माइनस b1 ही करोगे, कितना आएगा 0। तो अगर आयताकार लूप समान चुंबकीय क्षेत्र में होता ना, इस तरीके के चुंबकीय क्षेत्र में होता तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता 0। ठीक है, तो आयताकार लूप में ध्यान में रखना, आयताकार लूप को तो कहाँ घुमाना है, हमें असमान में घुमाना है, और बचा हुआ जितने भी डेरिवेशन है वो सारे के सारे समरूप चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, बचे हुए सारे समरूप के। डन हुआ ही। चलिए अब ऐसा का ऐसा एक और आता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धात्विक चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल। चकती भैया क्या, आपके घर की प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है, चकती। वापस से वही, चकती का केंद्र धनात्मक होगा, चकती की परिधि ऋणात्मक ध्रुवता की होगी। फिर काम आप डायरेक्ट ये लिखेंगे BAF होता है, क्योंकि जो चकती है वह अनेक, वापस से वह अनेक छड़ों से मिलकर के बनी हुई मानी जा सकती है, या अनेक छड़ों के समांतर क्रम संयोजन का एक रूप है। बहुत सारी छड़ें कैसी लगी हुई हैं, समांतर क्रम में लगी हुई हैं, और समांतर क्रम में अगर बहुत सारे विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं तो फिर परिणामी विद्युत वाहक बल एक के विद्युत वाहक बल के बराबर ही होता है ना। ये कब पता चलेगा, जब आप छठा नहीं 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसका लास्ट टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चकती के लिए भी इतना ही होता है, और छड़ अगर घूर्णन कर रही है तो भी इतना ही होता है, कितना BAF होता है। ठीक है, ध्यान में रखो। डन हुआ ही। चलिए, तो चकती का भी हो गया, इसका भी हो गया। अब हम बात करते हैं किसके लिए, कुंडली के लिए, कि कुंडली अगर घूर्णन कर रही हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, देखो ये वाला डेरिवेशन क्यों किया गया, ताकि हम विद्युत मोटर को समझ सकें। मोटर का सिद्धांत यहीं से लिया जाता है बच्चों, कि मोटर के अंदर काम कैसे चल रहा है भैया। सॉरी, जनित्र में काम कैसे चल रहा है, सॉरी जनित्र में। ठीक है, मोटर में तो अपन कैसे देखेंगे।
तो इसके लिए क्या करो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपने क्या करना है, ध्रुवखंड ले लीजिए N और S, ठीक है। तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाएगा, ये किसकी दिशा है, N से S दिशा किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और इसमें कोई भी आयताकार कुंडली क्या है, ऐसा ऐसा घूम रही होगी, तो उसका कोण जो है वो लगातार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने कुछ बोल दिया कि ऐसा बना दो आयताकार कुंडली, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी निकाल दो, चाहो तो। लेकिन इस आयताकार कुंडली के लिए हम बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल सदिश शायद अंदर की तरफ देख रहा हो, ए सदिश। आप चाहें तो बाहर की तरफ ऐसे तरफ दिखा दो, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा देख रहा है। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है। ये ओमेगा एंगुलर वेग से क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक। तो फिर आपको सभी को पता होगा कि कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन में एक संबंध है। क्या भाई, कोणीय वेग इज इक्वल्स टू कोणीय विस्थापन बटा समय। तो फिर कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी होगा। क्लियर है। इस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना, आंसर है बी डॉट ए। और बी डॉट ए लिखूंगा क्यों, क्योंकि थीटा का मान तो लगातार चेंज हो रहा है। फिर इसे क्या लिखेंगे, बी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी। तो फिर उस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा, ठीक है। ये फ्लक्स हो गया। अगर फ्लक्स हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। एन चाहो तो एन और लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेरों की संख्या एन है तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। कितना, माइनस का एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या एन है उस केस में, ठीक है। तो माइनस ऐसा का ऐसा, एन ऐसा का ऐसा, डी डिवाइडेड बाई डी टी, और फाई की जगह कितना बच्चों, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। बी ए को तो बाहर निकालो, तो एन बी ए तो बाहर, या तो ये बी ए एन हो गया, और डी डिवाइडेड बाई डी टी, अंदर क्या रह गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी। चलिए कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस का क्या, माइनस का साइन, और टी के साथ में जो गुणा में है वो बाहर आ आना चाहिए। तो टी के साथ में ओमेगा गुणा में है वो बाहर भी आएगा, और माइनस का साइन होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एन बी ए, और फिर इसका अगर हमने अवकलन किया तो माइनस का ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई नॉट लिखते हैं इसको, ठीक है। अधिकतम कितना होता है, एन बी ए ओमेगा, इतना होता है, ध्यान में रखो। अब यहां पर क्या आता है, जो एग्जाम में मैं देख चुका हूं पेपर में, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण, और बोल रहा है कि ग्राफ और बनाओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय टी के हिसाब से ग्राफ बनाओ। तो किसका ग्राफ बनना चाहिए, साइन का बनना चाहिए, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये ग्राफ साइन का जैसा जाता है ना, वैसा बना दो। साइन का ऐसा ही तो जाता है, तो ऐसा ग्राफ बना दीजिए। इसका अधिकतम मान कितना बच्चों, एन बी ए ओमेगा लिख दो, या ई नॉट लिख दो। ये बस ये बता करके आ जाओ, इतना ही चाहिए था, अगले को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। हाँ, अगर फ्लक्स पूछे तो फ्लक्स का कैसा बनाओगे, तो आंसर है फ्लक्स, देखो कॉस के साथ में आएगा, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। फ्लक्स का कैसा, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। तो ये ऐसा अलग से बना दो, परिमाण कम कर दीजिएगा। तो ये अब कॉस के साइन के ग्राफ तो आपको पता होने ही चाहिए, 11वीं पढ़ चुके हो आप, ठीक। तो ये किसके लिए, फ्लक्स के लिए बता दीजिएगा, फाई के लिए। और फाई का अधिकतम मान कितना है, बी ए या फिर एन बी ए लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बी ए लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फ्लक्स के लिए ग्राफ ऐसा जाएगा, और विद्युत वाहक बल के लिए ऐसा जाएगा। सिंपल सा काम था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर है, ठीक, ओके। तो ये सारा का सारा काम था किसके लिए बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। अभी तक अपन ने सारी देर प्रेरित विद्युत वाहक बल ही ज्ञात करना है। अब मेरे हिसाब से आएगा भंवर धारा वाला पॉइंट, और जो बहुत अच्छा पॉइंट है। भंवर धाराएं क्या होती है, सीधी सी बात है, प्रेरित धाराएं होती है। ये क्या होती है बच्चों,
प्रेरित धारा ही होती है। इसमें भी आप प्रेरित धारा निकाल सकते थे, आर का भाग लगा दीजिएगा अगर पूछे तो, कुंडली का प्रतिरोध आर मान लीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ, भंवर धारा की बात कर रहे थे, एडी करंट या फोकोल्ट करंट या फोको करंट। भंवर धारा क्या होती है? तो अभी तक हम किसी परिपथ के लिए या कुंडली के लिए बात कर रहे थे कि अगर उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा भी हो सकती है वहां। लेकिन अगर परिपथ और कुंडली को हटा करके कोई धातु का स्थूल टुकड़ा ले लो, कोई बड़ी सी धातु का टुकड़ा ले लो, है ना, ऐसे कोई लूप मत लो जो बीच में से खाली हो, ऐसा मत लो, एक प्लेट ले लो भरी हुई सी, मोटी सार की प्लेट ले लो, टम्बीट ले लो मोटा सार का भरा हुआ, है ना, पूरा धातु का। तो ऐसी चीज में जहां पर हम धातु के बड़े टुकड़ों की बात कर रहे होते हैं और उन बड़े टुकड़ों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो क्या होगा, उनमें प्रेरित धारा बहती है। और वो वाली धारा कौन सी होती है? भंवर धारा होती है। वापस से भंवर धारा के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है बच्चों? भंवर धाराएं वास्तविकता में प्रेरित धाराएं होती है, लेकिन ये किस में, तो समझिए डेफिनेशन क्या दोगे, धातु का स्थूल टुकड़ा, ठीक है, डेफिनेशन में ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर क्या चेंज हो, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, चेंज हो। अगर इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। और वो कैसे लिखेंगे, तो हम बोलते हैं कि इसके संपूर्ण आयतन में, क्योंकि देखो ये जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो किसी कुंडली में, उस कुंडली में तार जहां होते हैं वहां पे उत्पन्न होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे तार की तो बात नहीं कर रहे, आप तो पूरा एक बड़ा टुकड़ा ले रहे हो, तो उस बड़े टुकड़े के अंदर पूरे टुकड़े में धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो हम बोलते हैं उस धातु के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक। वापस से, जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस धातु के संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार, चक्कर लगाने वाली क्या होती हैं, धाराएं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये भंवर धाराएं उस धात्विक टुकड़े की चुंबकीय क्षेत्र में गति का विरोध करती हैं, है ना। धातु का टुकड़ा अगर तेजी से नीचे की ओर आ रहा होगा तो उसके वेग को घटा देंगी, चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से नीचे की ओर आ रहा होगा तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इन धाराओं को फोको धाराएं या फोकोल्ट धाराएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, वैज्ञानिक फोकोल्ट ने की थी इसलिए, या फिर वैज्ञानिक फोको ने की थी, ठीक है। चलिए, तो ये भंवर धाराएं होंगी और इन भंवर धाराओं की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है, या भंवर धाराओं का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। खैर वो बात की बात है, इतना बड़ा लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा। अब इन भंवर धाराओं का उपयोग क्यों किया जाता है और क्या ये भंवर धाराएं हमेशा अच्छी होती हैं? तो आंसर है बच्चों, हर एक चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है, हर एक चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। हम यहाँ पर इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, किसके, भंवर धारा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, मतलब अच्छी चीजों में इसका उपयोग करें, ठीक है। तो भंवर धाराओं का सबसे पहला जो उपयोग है वो है रुद्रदौल धारा मापी, रुद्रदौल धारा मापी में किसका उपयोग करते हैं हम, भंवर धारा के कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। क्या फायदा होता है कि जो धारा मापी होती है, डेडविट गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो फिर इसकी कुंडली क्या होती है, विक्षेपित होती है, और इसे साम्यावस्था में आने में क्या लग जाता है, कुछ टाइम लग जाता है,
ठीक है। तो अब इसके विक्षेपित होने से साम्यावस्था में आने तक वह कुंडली क्या करती है, दोलन करती है, और वो दोलन से आपकी रीडिंग सही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए, उसके दोलनों को कम करने के लिए, रुद्ध दोल मतलब दोलनों को रुद्ध किया गया है, अवरोध किया गया है ऐसी धारामापी में। ठीक है, तो हमने उन दोलनों को कम करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए हमने वो जो आपका पर्टिकुलर धारामापी है उसकी क्रोड जो है, तांबे की क्रोड पर तार को लपेटा जाता है ना, बहुत सारे तारों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तो उसमें क्या उत्पन्न होती है बच्चों, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और भंवर धाराएं क्या करती हैं, उसके दोलनों का विरोध करती हैं। कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के थ्रू। विद्युत चुंबकीय अवमंदन किसके कारण होता है, भंवर धाराओं के कारण होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के थ्रू वो उसके दोलनों को क्या कर देती है, रुद्ध कर देती है। यही क्या है, रुद्ध दोल धारामापी। ठीक है, वापस से किसी भी धारामापी में धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली विक्षेपित होने से साम्यावस्था तक आने में कुछ दोलन करती है। इन दोलनों को रोकने के लिए या पुनः साम्यावस्था में लाने के लिए आयताकार कुंडली को तांबे की आयताकार कुंडली पर तारों को लपेटा जाता है। ठीक है, कुंडली कैसे होनी चाहिए, तांबे की आयताकार फ्रेम पर बनी हुई होनी चाहिए। तो और जिनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होने से वे किसका विरोध करती हैं, दोलनों का विरोध करती है, ये बात ध्यान रखिए। फिर दूसरा क्या, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, विद्युत रेलगाड़ी होती है, उनमें ब्रेक लगाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं हम, भंवर धारा का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चलित रेलगाड़ियों में ब्रेक में भी किसका उपयोग किया जाता है, भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। कि उनके साथ में एक धात्विक ड्रम मोड़ लगा देते हैं, है ना, उनके पहियों के साथ में धात्विक ड्रम लगा देते हैं, वहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और भंवर धाराएं फिर क्या करती हैं, गति का विरोध करती हैं, वो रुक जाता है, अच्छे से रुक जाता है। फिर ऊष्मापार्य उपचार में ठीक है, और एक ये तो डायथेरेपी हो गया, एक प्रेरण भट्टी में इंडक्शन फर्नेस, है ना। प्रेरण भट्टी में क्या, किसी भी अयस्क से धातु को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस प्रेरण भट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वो भी भंवर धारा के कॉन्सेप्ट पे है। ऊष्मापार्य उपचार में हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारे जो हाथ के या पाँव के जहाँ पर भी हमें दर्द हो रहा होता है, जिन उत्तकों में हमें दर्द हो रहा होता है, उन पर हम बहुत सारे तार को लपेटते हैं, उन तारों में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने से हमारे उन उत्तकों में क्या उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो उत्तकों को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती है। इस तरीके से जो रोगग्रस्त उत्तक हैं उनका सिकताव किया जाता है ऊष्मापार्य उपचार में। कॉन्सेप्ट क्या, भंवर धाराओं का। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिए, मेनली नाम ही पूछता है कि भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। रुद्धौल धारामापी, ये रेलगाड़ियों में, विद्युत चलित रेलगाड़ियों में ब्रेक के रूप में, ऊष्मापार्य उपचार में और प्रेरण भट्टी में। भंवर धाराओं के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, तो हम बोलते हैं खांचेदार तांबे की पत्तियां, खांचेदार तांबे की पत्तियों का उपयोग कर भंवर धाराओं का प्रभाव कम करेंगे। खांचेदार क्यों, क्योंकि जितना आयतन कम होगा या भंवर धाराओं के लिए जितना क्षेत्रफल कम होगा बनने के लिए, उतनी ही कम भंवर धाराएं बनेंगी, उनका प्रभाव भी उतना ही कम होगा। ठीक है, वो बाद की बात है। चलिए, तो ये था मेन बात किसके लिए बच्चों, भंवर धाराओं के लिए। एक चीज और ध्यान में रखें, इसी के साथ में आपकी बुक के अंदर एक चीज और दे रखी होगी कि यदि कोई चालक छड़ जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो, मेरी पूरी कोशिश की थी उसमें समझाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कैसे देखा जाएगा, तो BH घटक से भी देखोगे और BV घटक से भी देखोगे। और अगर B, V और L तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे ना बच्चों, उसी केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल देखना। अदरवाइज प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना लिखने वाले हो आप, 0 लिखने वाले हो, ध्यान में रखिएगा, इस चीज को सदैव ध्यान में रखो, है ना।
अब नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं हम, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, फिर अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस बार के दृष्टिकोण से। सबसे पहले स्वप्रेरण समझिए, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन इंग्लिश में बोलेंगे। स्वप्रेरण में क्या होता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की ही घटना है ये भी, लेकिन कब, तो हम बोलते हैं कोई भी परिपथ ले लीजिए, कोई भी बंद परिपथ या फिर क्या हो, कुंडली हो। ठीक है, कोई भी बंद परिपथ या फिर कुंडली है, उसमें कोई ना कोई भी धारा जा रही होगी। ठीक है, और उस धारा में क्या किया जाए बच्चों, परिवर्तन किया जाए। धारा में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो हम बोलते हैं कि जब किसी बंद परिपथ अथवा कुंडली में प्रवाहित धारा में क्या किया जाए बच्चों, परिवर्तन किया जाए। धारा में परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो फिर उस परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन होगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यही घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों, स्वप्रेरण कहलाती है। तो वापस से समझ लीजिए क्या बोलते हैं कि जब किसी बंद परिपथ अथवा कुंडली में प्रवाहित धारा में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली अथवा परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये परिभाषा बहुत सिंपल है। अब इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे क्या है, इसकी एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्वप्रेरण को क्या कहा जाता है, विद्युत का जड़त्व भी कहा जाता है। विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं किसको, स्वप्रेरण को। क्यों बोलते हैं, तो हमने इस वर्ड को गौर करना है कि ये जड़त्व क्या चीज होती है। जड़त्व बच्चों वास्तविकता में गतिकी में किसी भी पदार्थ विशेष का या द्रव्यमान का गुण होता है कि वह अपनी स्थिति अथवा गति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। किसके कारण, जड़त्व के कारण। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि गतिकी में जिस प्रकार किसी पदार्थ का जड़त्व उसकी स्थिति अथवा उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी प्रकार विद्युत परिपथों में स्वप्रेरण उनमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब उत्पत्ति किसके कारण हुई है, इसकी धारा में परिवर्तन के कारण हुई है। तो ये किसका विरोध कर रहा है, धारा में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। कौन, स्वप्रेरण। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्युत परिपथ में अथवा बंद परिपथ अथवा कुंडली के अंदर स्वप्रेरण धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और परिवर्तन का विरोध कर रहा है इसलिए इसको जड़त्व बोल दिया, विद्युत का जड़त्व बोल दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेगा। वापस से, गतिकी में जड़त्व क्या करता है, स्थिति एवं गति में परिवर्तन का विरोध करता है। उसी प्रकार विद्युत परिपथों अथवा कुंडली के अंदर स्वप्रेरण धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, अतः इसे विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की। तो हमें पता है कि किसी कुंडली का फ्लक्स जो है वो उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा को बढ़ाओ फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, एल आई आता है। ये जो एल है ना बच्चों, इसे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्वप्रेरकत्व। इसका मात्रक क्या है, हेनरी। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, हेनरी। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक लिखिए, हेनरी। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण की परिभाषा अलग है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा अलग है। तो अभी इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो L इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, फाई डिवाइडेड बाई आई हो गया क्या। ठीक, यदि I बराबर कितना हो, 1 एम्पियर हो,
तो फिर L बराबर किसके बराबर होगा, फाई के। तो अब समझिए यहां से मैं परिभाषा कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप में उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है यदि उस कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो अथवा एकांक हो, या किसी कुंडली में एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स संख्यात्मक रूप में स्वप्रेरण गुणांक के तुल्य होता है। वापस से दूसरा तरीका क्या मैंने बोला कि किसी कुंडली में एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स संख्यात्मक रूप में उसके स्वप्रेरण गुणांक के तुल्य होता है। ठीक है, चलिए स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भरता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत बार पूछा गया है। बच्चे लिख देते हैं धारा के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर, ये लो सफा चौपट बच्चों, निहायती चौपट, ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर, दोनों पे निर्भर ना कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा काम चौपट नहीं करना है हमें। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये समझिए, धारा बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। स्वप्रेरण गुणांक क्या है, नियतांक है बच्चों, ये क्या है, नियतांक है। इस चीज को ध्यान में रखो। कई बार क्या बोलते हैं कि अगर फ्लक्स को बढ़ा दिया जाए तो स्वप्रेरण गुणांक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे फ्लक्स को बढ़ाओगे तो स्वप्रेरण गुणांक भी बढ़ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो तुम। ठीक, ये क्या, फ्लक्स को दुगना कर रहे हो, इसका मतलब धारा को दुगना किया होगा। फ्लक्स को 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब धारा को 3 गुना किया होगा। तो दोनों का अनुपात तो सदैव वही रहा ना, ऐसा नहीं होता। तो हम बोलते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक जो है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम, पदार्थ, इन पर, और फेरों की संख्या पर। कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो ये फेरों की संख्या तो मत भूलना, फेरों की संख्या, माध्यम और आकृति। ठीक है, उस कुंडली का आकार कैसा है, उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैसा होगा, वो कैसे पदार्थ की बनी हुई है, उसका क्रोड किस पदार्थ का बना हुआ है, फेरों की संख्या कितनी है, इन सभी कारकों पे कौन निर्भर करता है, स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, स्वप्रेरण गुणांक निर्भर करता है। अब आगे जाकर के इसका फिर d∅ डिवाइडेड बाई dt करके प्रेरित विद्युत वाहक बल से भी बना सकते हो, लेकिन मैं उधर आगे नहीं जा रहा हूँ, वो तो आप खैर कर ही लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी परिभाषा कहाँ से लिखनी है और ये किन कारकों पे निर्भर करता है। फिर आपकी बुक में 2 तरीके हैं, 2 इसके वो डेरिवेशन दे रखे हैं स्वप्रेरण गुणांक के। किस किस का, एक तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक और एक धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, और ये दोनों ही निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन आएगा इस बार बच्चों, इस बार डेरिवेशन आएगा यहां से। परिभाषा देने के लिए ये जिस तरीके से मैं एरो बना रहा हूं ना, ये एरो बना करके याद करना बहुत सिंपल रहता है। इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये लो कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से याद रखा करूंगा। हाँ भाई, तो किसी धारावाही कुंडली का स्वप्रेरकत्व है ना। अब धारावाही कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या भाई, समझिए, हम बोलते हैं L इज होता है phi डिवाइडेड बाई I। तो आप किसी ना किसी तरीके से उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकाल लो, काम खत्म। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बोला कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी n फेरों वाली धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2r। थ्योरी लिख लीजिएगा, माना किसी स्मॉल r त्रिज्या की धारावाही कुंडली में I परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, अतः उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न होगा। ठीक है, फिर ये तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, अतः कुंडली के एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। कितना हो जाएगा, तो हमने बोला B × A होगा। चलिए,
बी ऐसा का ऐसा कितना म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r, और ए कितना कुंडली की त्रिज्या r थी तो पाई आर स्क्वायर लिख दो, एक r से एक r की रामायण जाती रही, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर डिवाइड बाई 2। ये एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स था, अतः कुंडली के समस्त फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स या कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा n∅1। एक वाले से n को गुणा कर दो जितने फेरे थे, तो n से गुणा करते ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट n का स्क्वायर हो जाएगा क्या, फिर आई पाई आर बटे क्या 2। फिर क्या करेंगे हम बोलेंगे कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से फाई बराबर क्या लिखा जाएगा एल आई लिखा जाएगा। ठीक है, एल आई बराबर क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर बटा 2। क्या होगा, सॉरी एल नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं, एल आई लिखना था ना मेरे को, तो आई से आई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल्स टू क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बटा 2। इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न कहां यूज कर सकते हो, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व में। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कैसे निकालेंगे, तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, जिसे हम लिखेंगे म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन लिखिएगा, कैपिटल एल मत लिखिएगा, कैपिटल एल तो स्वप्रेरकत्व है अपना, ठीक है, इंटू आई। ये हो गया। अब इसके एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 लिख लो, क्या होगा b इंटू ए होगा, b का मान ऊपर से म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल इंटू ए, हो गया काम, ये φ1। अब इसके n फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स या कुल, तो ये कितना होगा n∅1, n ऐसा का ऐसा, φ1 का मान कितना म्यू नॉट एन आई ए डिवाइड बाई एल, n को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाई स्मॉल एल। फिर वापस से स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से एल आई किया, फाई इज इक्वल्स टू एल आई लिखा, और म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाई एल, आई से आई वापस से चला गया, एल बराबर कितना आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। अब आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसे एल डिवाइडेड बाई एल से मल्टीप्लाई करो, नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या होगा एन बटा एल का होल स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर ए एल भी हो सकता है। ठीक, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस परिनालिका के क्रोड में लोह चुंबकीय पदार्थ डाल दो तो म्यू नॉट के साथ में म्यू आर और आ जाएगा। ठीक है, सेम कुंडलीक में भी ऐसा कर सकते हैं कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कैसे बढ़ाया जा सकता है, फेरों की संख्या को बढ़ा करके, क्रोड में लोह चुंबकीय पदार्थ भर के, फिर धारा को मत लिखिएगा, त्रिज्या को बढ़ा करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनसे आपको समानुपाती दिख रहा है ना शुरुआती फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में एल बाई एल को अगर हटा दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसा समानुपाती का चिन्ह दिख रहा है ना उन्हीं से देखिएगा, और नीचे व्युत्क्रमानुपाती वाले पे गौर ही मत करो, फेरों की संख्या बढ़ा करके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा करके, लोह चुंबकीय पदार्थ भर के, इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं पे गौर करो, व्युत्क्रमानुपाती वाले पे गौर ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि किसी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। चलिए परिनालिका के केस में, हाँ चलिए हो गया। ये था स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक। अब आगे आता है अन्योन्य प्रेरण। क्या डिफरेंस है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी कुंडली की धारा में परिवर्तन कर रहे थे, उसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा था और उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, किसमें, अन्योन्य प्रेरण में। अन्योन्य प्रेरण के अंदर हम बोलते हैं कि पहली कुंडली में धारा चेंज करो तो उसके पास में रखी हुई दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा। चूंकि दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यह घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों ये घटना, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी।
और फिर दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें निकालना होता है, और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ना। चलिए देखिए, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? पहली कुंडली या फिर परिपथ, है ना, और इसमें प्रवाहित धारा के मान में क्या करें? परिवर्तन करें। तो इसके पास में रखी दूसरी कुंडली जो है ना, उसके पास में रखी दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। और उसका चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या प्रेरित होगा? विद्युत वाहक बल EMF प्रेरित होगा, और वही क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, सॉरी अन्योन्य प्रेरण है। तो कैसे लिखेंगे? जब किसी कुंडली अथवा परिपथ, समझिए, जब किसी कुंडली अथवा परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सन्निकट रखी दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, तो उसके सन्निकट रखी दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। वापस से, जब किसी कुंडली अथवा बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सन्निकट रखी दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तथा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे देखेंगे? तो ये बात ध्यान में रखिए बच्चों, वहां पर L से प्रदर्शित कर रहे थे, मात्रक हेनरी था, यहां M आएगा। तो क्या होगा बच्चों? दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है पहली कुंडली में प्रवाहित धारा पर, तो φ2 समानुपाती I1 होना चाहिए, ठीक है। तो φ2 इज इक्वल टू क्या होगा? MI1। ये M क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। क्या है ये? अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। मात्रक क्या है? हेनरी, और अदिश राशि है। स्वप्रेरकत्व भी अदिश था, स्वप्रेरकत्व भी अदिश था। हाँ, पता चला? दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है पहली कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अब आगे काम करते हैं। अगर मेरे को इसकी परिभाषा देखनी होती तो M बराबर क्या लिखता? φ2 डिवाइडेड बाय I1। अगर I1 पहली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ही संख्यात्मक रूप में किसके बराबर होगा? अन्योन्य प्रेरकत्व के। वापस से, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का संख्यात्मक मान ही अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होता है, या दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक के तुल्य होता है। ऐसा आप ध्यान में रखें, ठीक है। सिंपल है। फिर दो समाक्षीय परिनालिकाओं है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, हाँ, ये किस पे निर्भर करता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ध्यान में रखिएगा, इसकी निर्भरता किस पर है? निर्भरता ध्यान में रखें, इसकी निर्भरता है दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल पर। दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल पर, फेरों की संख्या पर, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर, दोनों के अंदर, ठीक है। और तीसरा माध्यम पर, द्वितीय कुंडली के अंदर जो माध्यम है ना, द्वितीय कुंडली में, उस माध्यम पर, द्वितीय कुंडली के लिए। ये किसके लिए? दूसरी के लिए। हाँ, समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब ये कैसे देखेंगे? तो हमें φ2 चाहिए। अब φ2 किस पे निर्भर करेगा वो समझिए।
φ2 बना है चुंबकीय क्षेत्र से। किसके चुंबकीय क्षेत्र से बच्चों, वो निर्भर कीजिए। तो हम बोलते हैं कि पहली कुंडली में बहने वाली धारा से, तो पहली कुंडली की बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, ठीक है। तो φ2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा जो पहली कुंडली का होगा, और गुणा होगा A से। ये A क्या है, देखा जाए तो ये A2 है। A2 मतलब दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल है, ये बात ध्यान रखना, पहली कुंडली का क्षेत्रफल नहीं है। तो φ2 बराबर क्या होगा, B1A होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। अब परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो हम बोले μ0 स्मॉल n1 I1A, यही तो होगा। चलिए अब ये बहुत सिंपल सी बात है, तो हम कैसे लिखेंगे, तरीका देखो कहाँ से चालू करोगे। आप बोलोगे दूसरी कुंडली या सॉरी दूसरी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, μ0 स्मॉल n1 I1, या फिर μ0 कैपिटल N1 डिवाइड बाय L और I1, ठीक है। अतः दूसरी कुंडली के एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली के एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, B1 इंटू A। फिर B1 का मान कितना, μ0 N1 L I1 इंटू A, ठीक। दूसरी कुंडली के समस्त फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, N2 फेरे हैं दूसरी कुंडली में, ठीक है, और फ्लक्स φ2 डैश। तो ये क्या होगा, μ0 N1 N2 I1A डिवाइड बाय L। φ2 अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से MI1 क्या हो जाएगा, μ0 N1 N2 I1A डिवाइड बाय L। ये तो जाता रहा, क्या होगा, M इज इक्वल्स टू हो जाएगा μ0 N1 N2A डिवाइड बाय L। बताओ भाई, हुआ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही था। उसमें n स्क्वायर आ रहा था, परिनालिका में अगर एक ही होती तो n स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे दो अलग अलग परिनालिकाएं हैं तो n1 और n2 आ गया है, और तो वैसा का वैसा ही फॉर्मेट है, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल पर, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या पर, और फिर क्रोड जो है ना, परिनालिका का जो क्रोड है उसका माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि μ0 के साथ में μr और आ सकता है, और दूसरी कुंडली का देखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। तो ये था क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसी तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चों, एक हवा बन जाता है इस चैप्टर का कि ये बहुत टिपिकल है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। लेकिन अगर आप इसे वन शॉट पढ़ोगे ना इस चैप्टर को लाइन वाइज, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके शायद बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया होगा, और ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी, तो आपको रिपीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा, इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डील करेंगे। तब तक के लिए आप जितना हो सके इनके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते हुए चलो। स्वप्रेरण से अन्योन्य प्रेरकत्व तक पूरा का पूरा याद कर लीजिए, वहां से अमूमन मेरे हिसाब से एक सवाल तो आना ही चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आपका प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कमेंट्स प्लीज़ लिखना ना भूलें, कमेंट्स मेरे को चाहिए, ठीक है। पता तो चले कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।